आज बाबूजी की 13वीं है। नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, पर उनकी बातचीत हंसी मजाक देख सुनकर उसका मन दुखी हो रहा है। कोई किसी के दुख में भी कैसे हंसी मजाक कर सकता है, पर किससे कहे, किसे मना करे। इसलिए वह बाबूजी की तस्वीर के सामने जाकर आंख बंद करके चुपचाप बैठ गई। अभी 20 दिन पहले की ही तो बात है। वह रक्षाबंधन पर मायके आई थी। तब बाबूजी कितने कमज़ोर लग रहे थे। सबके बीच होने के बावजूद उसे लगा कि जैसे वे कुछ कहना चाहते हो। फिर मौका मिलते ही फुसफुसाकर धीरे से बोले भी थे, बिट्टू, रमा तुम्हारी भाभी हमको भूखा मार देगी। आधा पेट ही खाना देती है। दोबारा मांगने पर कहती है कि परेशान ना करो, जितना देते हैं उतना ही खा लिया करो, ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा, फिर परेशान हम लोगों को करोगे। कहते कहते उनका गला भर आया। पर कभी आपने बताया क्यों नहीं बाबूजी? सुनकर सन्न रह गई वह और तुरंत अपने साथ लाई मिठाई से 4 पीस बर्फ़ी के निकाल कर बाबूजी को दे दिए। वह लगभग झपट पड़े और जल्दी जल्दी खाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से उन्होंने कुछ खाया ही ना हो। अरे अरे, इतना मत खिलाओ बिट्टू, तुम तो चली जाओगी, पर अभी पेट खराब हो जाएगा तो हमको ही भुगतना पड़ेगा। तभी भाभी ने आकर ताना दिया। तब मन महसूस कर वह रह गई थी और चलते चलते दबे शब्दों में उसने भाभी से कुछ दिनों के लिए बाबूजी को अपने साथ ले जाने की बात कही तो भाभी तो कुछ ना बोली, पर भैया भड़क गए। सारी उम्र किया है तो अब भी कर लेंगे। वैसे तूने ये बात क्यों कही? कुछ कहा क्या बाबूजी ने? नहीं भैया नहीं, वे हड़बड़ा गई और बाकी के शब्द उसके मन में ही रह गए। बड़े भाई से जवाब सवाल कर भी कैसे सकती थी? बचपन से ही बेटियों को भाइयों से दबकर रहने का संस्कार जो कूट कूट कर भरा जाता है। पर जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा तो उसके जन्मदाता तरसी निगाहों से उसे ही देख रहे थे। तब क्या पता था कि वह उनकी आखिरी मुलाकात है। इसके 5 दिन बाद ही खबर मिली कि बाबूजी की हालत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में हैं, आकर मिल जाओ। सुनकर झटपटा उठी वह और दूसरे दिन ही उनके पास पहुंच गई। बाबूजी अर्धमूर्छित से थे, उसको पहचान भी नहीं पाए। वह उनके कान में फुसफुसाई, बाबूजी देखिए मैं आपकी बिट्टू। कई बार आवाज़ देने पर बामुश्किल उनकी आंखें हिली। बिट्टू, भूख। उनकी अस्फुट सी आवाज़ सुनकर वह यूँ खुश हो गई मानो बरसों के प्यासे को जी भर के पानी पीने को मिल गया हो। बताइए क्या खाना है बाबूजी? पूछते हुए उसकी आंखें भर आई। आलू टमाटर की सब्जी, रोटी, लड़खड़ाती आवाज़ में उनके मुंह से बोल निकले। जल्दी से उसने इंतज़ाम भी किया, पर देर हो चुकी थी। बाबूजी बगैर खाए पिए भूखे ही इस संसार से चले गए। बिट्टू, बिट्टू, चलो खाना खा लो। अचानक भैया की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। खाना? वह धीरे से बोली। भूख नहीं है भैया, बिट्टू थोड़ा सा खा लो, भैया ने फिर कहा। वह कुछ न बोली, चुपचाप उठकर घर वालों वाले बिछे आसन पर बैठ गई। थाली में तरह तरह के पकवान परोसे जा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कानों में बाबूजी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, आलू टमाटर की सब्जी, रोटी। अब दूसरी कहानी। माँ तुम चिंता मत करो, शादी में कन्यादान के दौरान हम दहेज में रितु के पापा से अपनी मुंह मांगी रकम मांग लेंगे। मरता क्या ना करता वाली स्थिति उनके सामने आएगी तो उनको हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि रितु का एक रिश्ता पहले ही टूट चुका है और ये मांग उनके सामने जन्म मरण का सवाल हो ही जाएगी। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा।
आखिर बेटा है तू, दहेज तो मैं लूँगी ही। आखिर हमें समाज में नाम भी तो करना है। इस प्रकार की बातें राजीव अपनी माँ से कर रहा था। रितु एक पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी करने वाली लड़की थी। उसकी एक सगाई किसी कारण से टूट गई थी। पिताजी सरकारी विद्यालय में बाबू के पद पर कार्यरत थे। वे 3 बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी हो गई थी। बहुत ही संस्कारी ससुराल था उसका। आखिर शादी का दिन आ ही गया। बड़े धूमधाम से शादी की सभी रस्में संपन्न की गई। जैसे ही कन्यादान का समय आया, राजीव ने अपनी पूर्व की योजना के अनुसार रितु के पिताजी से डिज़ायर कार और 10 लाख की मांग की। दोस्तों के सामने वह अपनी शान शौकत को प्रकट करने के लिए उसने ये दूसरा तरीका निकाला था। जैसे ही रितु ने ये सुना, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसके कान फटे के फटे रह गए। एक तरफ पिताजी की इज्जत, दूसरी तरफ इतनी सारी दहेज की मांग। क्या करे? उसके सामने जीवन मृत्यु का प्रश्न खड़ा हुआ था। उधर राजीव एक तरफ खड़ा होकर कुटिल मुस्कान देते हुए अपने दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि इनके पास मांग पूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह ये सोच ही रहा था कि रितु दुल्हन के वस्त्रों में बड़े आत्मविश्वास से उसकी ओर चलकर आती है और बड़े जोर के शब्दों में बारातियों से कहती है कि बारात वापस रवाना हो जाए। ऐसे लड़के से मैं कदापि विवाह नहीं करूंगी, जो कि दहेज का भूखा, लोभी और लालची है, चाहे मुझे आजीवन कुंवारा ही क्यों ना रहना पड़े। ये सुनते ही रितु के पिताजी चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। तभी सुभाष, रितु की बड़ी बहन का देवर, रितु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये मंडप सजा रहेगा और यहाँ फेरे भी होंगे। रितु से विवाह मैं करूँगा। विवाह का मुहूर्त टले नहीं, अतः पंडित जी के निर्देशानुसार तुरंत फेरे शुरू कर दिए जाते हैं। राजीव अपनी आंखों से सारा नज़ारा देख रहा होता है। रुके या जाए, सारे बाराती उस पर थू थू करते हैं। नौकरी वाली लड़की मिल रही थी इसे, धन का इतना लोभी। सुभाष ना घर का रहा ना घाट का। रितु को तो घर और वर दोनों मिल गया। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।